हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ प्रोनाउंस। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे छोटा एग्जाम दे रहे हो, कोई किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो हर एग्जाम में प्रोनाउंस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। अभी जो रिसेंट आपका एग्जाम होने वाला है वो है कांस्टेबल का एग्जाम और साथ ही में आपका हाई कोर्ट का एग्जाम। इन दोनों ही एग्जाम में इस टॉपिक की वेटेज रहती है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को स्पेसिफिकली जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले चीज, व्हाट इज प्रोनाउन। तो देखो, प्रो प्लस नाउन, दो वर्ड्स को जोड़ के बना है और यहाँ लिखा है नाउन। हमने नाउन में ही कुछ ऐड किया है या नाउन को ही रिप्लेस करके हम एक नया वर्ड लाए हैं जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होते क्या है? ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, वर्ड्स दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, उन्हीं को कहते हैं प्रोनाउन। बेसिकली नाउन क्या थे हमारे? नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज़ को नाम देना, चाहे आप किसी जगह को नाम दे रहे हो, आप किसी इंसान पर्सन का नाम दे रहे हो या किसी चीज़ का नाम दे रहे हो। ठीक है ना। अब जब हमने इनके नामों को हटा दिया तो हम यूज़ करते हैं उनकी जगह प्रोनाउंस को। अब देखो, आप एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पर एक, मिस्टर राम गेव मिस्टर राम्स पेन टू मिस्टर राम्स वाइफ मिसेज राम। क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? नहीं ना, सेंटेंस हमारा सही लिखा है कि मिस्टर राम ने अपना पेन दिया अपनी वाइफ मिसेज राम को। लेकिन अगर सेंटेंस को ध्यान से देखा जाए तो हमने क्या किया? अननेसेसरी रिपीटिशन की है मिस्टर राम की बार बार, जो कि हमें करनी नहीं चाहिए थी। इसकी जगह पे हम हिज यूज़ कर सकते हैं और ये हिज जो हम यूज़ करते हैं ना, यही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। और ये कौन सा प्रोनाउन रहता है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन। आई होप समझ आ गया होगा। दो ही चीज़ का ध्यान रखना आपको मीनिंग में कि नाउन की जगह जिनको हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। और सेकंड चीज़, ऐसा हम करते क्यों हैं, हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, ताकि क्या हो सके, जो हम अननेसेसरी रेपिटेशन करते हैं नाउन की, उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है ना। अब बात करेंगे टाइप्स की, जिसमें आपको पता है पर्सनल प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, आपका एम्फोसिस वाला जिसको आप रिफ्लेक्सिव कहते हो, या इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने एक फ्लो चार्ट यहाँ डिस्कस करना है आपसे पर्सन्स का, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। ठीक है ना। और यहाँ अगर तो आपको ये पर्सन्स वाला फ्लो चार्ट अच्छे से आता होगा ना, तो आपको ये चार्ट नरेशन के टॉपिक में भी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है ना। अब देखो, जब हम पर्सन की बात करते हैं तो माइंड में क्या आता है? हमारे पास तीन ही पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, देन वी हैव सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा वो हम देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे ये होते क्या क्या हैं। देखो, दो केसेस बनेंगे, एक बनेगा सब्जेक्टिव, एक बनेगा ऑब्जेक्टिव। जब मैं कहती हूँ आई, तो आई से हम क्या समझते हैं? हम अपनी बात कर रहे हैं ना। और ये जो आई हम यूज़ करते हैं ना, इसको हमेशा यूज़ करते हैं सिंगुलर। जैसे मैं कहती हूँ आई एम प्लेइंग, है ना, या आई वॉज प्लेइंग। हम जब वॉज लगाते हैं तो हम पास्ट की बात करते हैं। ठीक है ना। एम लगाएंगे, हम प्रेजेंट की बात करेंगे, हम कभी नहीं कहते आई इज़ प्लेइंग। ठीक है। वहीं हम आई को और कहाँ यूज़ कर लेते हैं? हम आई को हैव के साथ भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना। ये आपने ध्यान रखना है। अब आई के लिए उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाता है? हम आई के लिए यूज़ करते हैं मी, जिसको आप कहते हैं मेरा। ठीक है ना। अब एक होता है वर्ड आपके सामने वी में क्या हो गया? हम सब आ गए। तो वी का साउंड कैसा है? ये प्लूरल, एक से ज़्यादा की बात कर रहा है। तो हम वी के लिए क्या यूज़ करते हैं? वी आर प्लेइंग, है ना, आर। ठीक है ना। हम कभी नहीं कहते वी इज प्लेइंग। और इसी वी के लिए इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? अस। ये भी तो हम सभी है ना। ठीक है। वैसे ही हमारा क्या होता है? नेक्स्ट थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ओके, अभी सेकंड क्या होता है हमारा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है नेक्स्ट। ठीक है। जब कहते हैं ना हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड मतलब यू, तुम। हिंदी में क्या निकला सेंस? तुम, जिसको हम अपनी बात कह रहे हैं, बात को सुनने वाला, उसको हम कहते हैं यू को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर ही लेते हैं। यू के लिए हम यू ही केस लिखते हैं। ठीक है ना। वैसे हमारा हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जिसमें आते हैं आपके ही, शी, इट और दे। ठीक है ना। अब ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है। ठीक है ना। इट का मैं आपको बताऊंगी यूज अच्छे से। इसके अलावा दे बहुत सारे, मतलब ये हमारा क्या है? प्लूरल है। तो हम ही के लिए क्या बनाते हैं? ही के लिए हम लिखते हैं हिम, शी के लिए हम बनाते हैं हर, दे के लिए बनाते हैं हम देम, और इट का केस रहता है इट।
ये हो गए इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये करा दी यहीं पे। इसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बाद आपके पॉजेसिव केस बनते हैं, जहाँ पे हक ओनरशिप की बात होती है, वो फिर आपका पॉजेसिव प्रोनाउन का केस ही बनता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी केस बनता है। ये मैं कराऊंगी आपको आगे जाके। फिलहाल आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा इतने में, तो आपको ये चार्ट कभी भी भूलना नहीं है। ये चार्ट आपको नरेशन में भी अब हेल्प करेगा आगे जाके, ठीक है। अब हमने रूल्स क्या क्या फॉलो करने हैं हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल मतलब मेरा। अब जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं ना प्रोनाउन के केस में, उनको हम कहते हैं क्या, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि हम कहते हैं आई, देन मी, हिम, यू, शी, हर, इट, दे, देम, वी एंड अस। ये सारे हमारे कैसे नाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, जो मैंने आपको ऊपर चार्ट में करवा दिया। इसके अलावा वन, ये भी हमारा कैसा केस बनता है इसका, पर्सनल का। वन को मैं अलग से समझाऊंगी क्योंकि वन से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ कि आपको रूल्स को ध्यान रखना, क्योंकि रूल से यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या रहेगा आपका, आपको बस इसको याद रखना है। इसको मैं रेड पेन से हाईलाइट कर देती हूँ। एक रहेगा केस आपका 2, 3, 1 का, और एक रहेगा आपका केस 1, 2, 3 का। ये 2, 3, 1, 1, 2, 3 क्या है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। जैसे ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब ये यू हो गया हमारा। थर्ड में ये ही, शी, इट, दे में से कोई भी केस बन जाएगा। और फर्स्ट का मतलब ये आई या वी का केस बन जाएगा। सेम 1, 2, 3 में भी, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में 2, 3, 1 का यूज़ होगा ना, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो सेंस यूज़ किया होगा, सेंटेंस अगर आपको कोई पॉजिटिव चीज़ बता रहा है, पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो रहा है, तो आप यूज़ करोगे 2, 3, 1 वाला केस। वहीं सेंटेंस में कुछ नेगेटिव बताया जा रहा है, नेगेटिव सेंस सेंटेंस का निकल के आएगा, तो आप यूज़ करोगे 1, 2, 3 का केस। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल लेती हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मैं कहती हूँ, एक सेकेंड, I, you and he went to see a movie। वही सेम टाइम पे लिखती हूँ मैं, you, he and I went to see a movie। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं और हमें बताना है कौन सा वाला करेक्ट है। तो हमारे लिए तो दोनों सेंटेंस सही है। हम थोड़ी सोच के बोलते हैं पहले आई आएगा, यू आएगा, ही आएगा। हम लोग कभी सोच के नहीं बोलेंगे। लेकिन जब ग्रामर में क्वेश्चन आता है, ग्रामेटिकली जब आएगा, तो इनमें से कोई एक ही सही होगा आपका। और देखो सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हम कहाँ गए थे, टू सी अ मूवी, हम मूवी को देखने गए थे। जब हम किसी को देखने जा रहे हैं, मतलब वो हमारे सेंस का निकल के आ रहा है, पॉजिटिव सेंस निकल के आ रहा है। सेंटेंस में कोई पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं, हम वहाँ खाने गए, हम देखने गए मूवी, है ना, ये पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो जब पॉजिटिव सेंस निकलेगा, हमने अब भी पढ़ा रूल क्या होगा, 2, 3, 1 का। 2, 3, 1 सेकंड में क्या आएगा, यू। देखो यू कहाँ पर है, यहाँ पे यू लिखा हुआ है। उसके बाद क्या आएगा 3, मतलब ही, शी, इट में से तो ही आएगा, और बाद में आएगा 1 तो आई आएगा। तो सेकंड वाला सेंटेंस सही है, फर्स्ट वाला गलत है। और एग्जाम में आपको ऐसे ही घुमा दिया होता है, ठीक है ना। आपको यहाँ ब्लैंक दिए होते हैं, डॉट डॉट एंड डॉट। वेंट टू सी अ मूवी, आपको ऑप्शन में दिया होगा आई, यू एंड ही। एक ऑप्शन दिया होगा ही, यू एंड आई। एक होगा यू, ही एंड आई, ठीक है ना। और हम उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज के बाद यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये था आपका पॉजिटिव सेंस का एग्जाम्पल। एक नेगेटिव सेंस का एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं। अभी सेंटेंस चेंज कर देते हैं। हम लिखते हैं डैश, कॉमा डैश एंड डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब देखो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, देखते समझ आ गया, कुछ नेगेटिव बात हो रही है, घाटा हो रहा है हमें कहीं पे। तो जब नेगेटिव सेंस आएगा, तो हमने अभी पढ़ा केस कौन सा लगेगा, 1, 2, 3 नेगेटिव में, है ना। तो 1, 2, 3 में क्या आएगा, 1 में क्या होता है आई, 2 में यू एंड ही, ठीक है ना। देखो सेम ही चीज़ है, यू, आ, ही एंड आई वाला केस। लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, पहले वाले हमने यूज़ किया यू, ही एंड आई, और यहाँ हमने यूज़ किया आई, यू एंड ही। क्यों फ़र्क हुआ, क्योंकि एक में सेंस पॉजिटिव था और एक में सेंस नेगेटिव था। ये हो गया आपका केस विद सिंगुलर। लिख लो, कहीं नोट कर लो इसको, बेशक आप लोग। मैं एग्जाम्पल को रबी कर देती हूँ यहाँ से, इसको आप लिख ही लो या तो अच्छे से। विद सिंगुलर 2 केस बनेंगे, ठीक है ना। एक 2, 3, 1 और एक 1, 2, 3। 2, 3, 1 मतलब
सेंटेंस पॉजिटिव जाना चाहिए। 1 2 3 मतलब सेंस क्या आना चाहिए, नेगेटिव सेंस आना चाहिए। वहीं जब बात करेंगे प्लूरल्स की, जहाँ नंबर ज़्यादा होगा, जैसे वी कह लेते हो आप, कभी कभार आप यू के साथ, आप दे के साथ, है ना, तो उस टाइम पे क्या लगाओगे आप 1 2 3 वाला केस लगाओगे, ठीक है ना। ये दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से याद रखना एग्जाम में जाने से पहले। ये हो गया एक रूल हमारा अभी, ठीक है ना, हमने किया अभी एक रूल। नाउ नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ यहीं पे, क्योंकि स्पेस ले रहा है बहुत ज़्यादा। जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो भी सेम ही रहेगा, लेकिन अब उसमें चेंजेस क्या करने हैं हमने, एक सेकेंड दीजिए बस, इसको रब कर दिया हमने। अब सेकेंड रूल जो होता है ना हमारा, रूल नंबर 2, वो बात करता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आपका इज़, एम, आर है, वॉज, वर है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके 5 के 5। इसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसकी जो बाद की चीज़ होगी ना, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए इसके बाद, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। वो कौन से हमारे पास 3 मेन कैटेगरी में आते हैं हमारे पास, वो हु, विच और दैट। ग्रामर में ये 3 हमारे क्या है, मेन रिश्तेदार हैं। इनको हम कहते हैं रिलेशन को बताने के लिए यूज होने वाले वर्ड्स, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, सब्जेक्टिव केस आएगा, कब आएगा, जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा और बाद में क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है इसका एग्जाम में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखती हूँ, इट इज मी स्लैश आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। ये मैं हूँ जो इस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। लेकिन 2 ऑप्शन दिए मैंने आपको, मी और आई में से एक चूज करना है आपको। मैंने अभी कहा ये हम सब्जेक्टिव केस तब लगाएंगे जब पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। इसके हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और देख लो आगे क्या रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, यस। जहाँ पे ये क्या है हमारा हु, रिलेटिव प्रोनाउन, तो बीच में केस क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। और सब्जेक्टिव कौन होता है हमारा, देख लो चार्ट में भी आप लोग, सब्जेक्टिव होता है हमारा आई। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे इट इज आई होगा, इट इज मी नहीं होगा। और कहने में हम इट इज मी भी कह लेते हैं, लेकिन हम गलत कहते हैं उस टाइम, ठीक है ना। सेंटेंस क्या होगा, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस या दिस वर्क, ठीक है ना। ये हो गया आपका रूल नंबर 2, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट रूल है आपका, इसका ध्यान रखना, ये रूल आपका यूज होता है विद कंपैरिजन। और हम कंपैरिजन कब करते हैं, जब 2 चीज़ें दी होती हैं हमें, तो हम क्या डालते हैं, उसका कंपैरिजन डालते हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है, कंपैरिजन शुड ऑलवेज बी ऑफ सेम केस। कंपैरिजन जो होगा सेम केसेस का होगा, ठीक है ना। इसका ध्यान रखोगे आप। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं छोटी सी, ही इज बेटर देन मी। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि जो ये ही है ना, वो मी से बेटर है, मुझसे बेटर है ना, मतलब निकल के ये आ रहा है। और आपको पता है अच्छे से कि कंपैरिजन के लिए आप यूज़ करते हो ये बेटर, आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है, गुड का बेटर, फिर बेस्ट होता है, तो बेटर इज कंपैरेटिव, और हम कंपैरिजन के लिए देन लगाते हैं, ये हमें पता है पहले से। लेकिन इस ही को कंपेयर किया है इस मी से। मैंने कहा कंपैरिजन सेम केस का होना चाहिए। सेम केस का मतलब क्या है, अगर पहले सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव, ठीक है ना। अगर पहले सब्जेक्टिव केस है तो बाद में भी सब्जेक्टिव होना चाहिए, अगर पहले ऑब्जेक्टिव है तो बाद में भी ऑब्जेक्टिव। इसको नोट कर लो आप लोग। अब यहाँ पे ही है, देख लो प्रोनाउन में जाके लिस्ट में ही कैसा केस है आपका, ही सब्जेक्टिव है, तो ही का सब्जेक्ट का आपको देखना सब्जेक्टिव। देखो ये अगर सब्जेक्टिव केस है तो मी कैसा केस है आपका, मी तो ऑब्जेक्ट हो गया ना आपका, तो यहाँ पे आएगा आपका आई। तो यहाँ पे क्या आना था आपका, यहाँ पे आपका आना था आई, ही इज बेटर देन आई, नॉट मी, ठीक है ना। सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ठीक है। वही यहाँ पर एक एक्सेप्शन का ध्यान रखना, विद प्रेपोजिशन। ये तो मैंने नॉर्मल कहा कि जब कंपेयर करेंगे तो ऐसा होगा, सेम केस का होगा, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर बीच में प्रपोजिशन फंस गई, मान लो टू लिख दिया आपको, फॉर लिख दिया, ये क्या आपकी प्रपोजिशन है, तो केस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक हम, मैं कहती हूँ ही इज एल्डर टू मी स्लैश आई। अब इसको देख के बताना है हमें कि सही वाला गलत कौन सा, सही क्या है। तो देखो यहाँ पे ही क्या है आपका, अगेन सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर आप कहोगे सब्जेक्ट में, हमने कहा सब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्ट लिए क्या लगाओगे आप, मी लगा दोगे।
आई लगा दोगे, है ना। हम गलत हो गए, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन टू फंस रहा है। अगर प्रेपोजिशन आ गया तो केस उल्टा हो जाएगा, मतलब सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव लगा के आओगे, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव लगा के आओगे। इतना सा ध्यान रखना आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज़ एल्डर टू। अब यहाँ पे जो मी लगा है ना उससे ही यहाँ पे अब आई नहीं आएगा, ठीक है ना। दो केस हो गए ये वाले। क्या था, एक सिंपल सा कंपैरिजन करेंगे तो सेम केस का होना चाहिए प्रोनाउंस में, जो कि आमतौर पे नाउन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर हम करेंगे उसी में एक्सेप्शन क्या बोली मैंने, कि अगर प्रपोजिशन बीच में आ गई तो क्या होगा, केस बदल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना कि कभी कभार क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस जो होते हैं ना वो ज्वाइन होते हैं, किससे, एंड से और से। और ये एंड और क्या हमारी, ये हमारी है कंजक्शन, ठीक है। तो उस टाइम पे केस क्या होगा, सेम केस होगा, ठीक है ना। सेम का मतलब क्या है, अगर सब्जेक्टिव दिया है तो उसके लिए सब्जेक्टिव बनाओगे, अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाओगे, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से बेटर क्लैरिटी हो जाती है। यू एंड आई विल डू दी वर्क, तुम और मैं ये काम करेंगे फ्यूचर में। देखो विल है, मॉडल और फ्यूचर की बात चल रही है। देखो ये एंड लगा हुआ है और दो लोग हैं, सेकंड पर्सन यू एंड फर्स्ट पर्सन आई है। दोनों जुड़े किससे, सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट है, जुड़े किससे, ये हमारे एंड से जुड़े हैं ना। तो हमने यू एंड आई लगाया, यू एंड मी नहीं लगाया। अगर यहाँ पे मी लिखा होता तो ये गलत था, यू एंड आई विल डू द वर्क होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एंड क्या हमारी, ये कंजक्शन है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये तीन केस हो गए आपके, एक हो गया कंपैरिजन का, एक हो गया प्रपोजिशन का, और एक हो गया आपका एंड और कंजक्शन का केस, ठीक है ना। ये था आपका नेक्स्ट रूल। इसको अब रब कर देते हैं। इसके अलावा एक रूल रहता है आपका विद, लिख लो इसको, बेसिक रूल है ये भी आपका, कि अगर सेंटेंस में आपको अगर लेट दिख जाए, बट दिख जाए, एक्सेप्ट दिख जाए, या आपको प्रपोजिशन दिख जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। उस टाइम पे जो होगा ना, आपको ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ करना है प्रोनाउन के, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं लेट मी गो, लेट आई गो। सही वाला कौन सा है यहाँ पे, अब देखो लेट वर्ड यूज हुआ, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है ना, सब्जेक्टिव तो आई होता, लेट आई वो नहीं होता। तो लेट मी गो जो होगा आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका नेक्स्ट रूल। तो ये जितने भी रूल मैंने करवाया आपको, ये सारे के सारे किसके थे अभी, ये आपके थे पर्सनल प्रोनाउन के, ठीक है ना। किसके थे, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन के थे। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये बेसिक सा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके सामने, ये हमने पढ़ा ना। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, द थीफ रैन अवे बट द पुलिस कॉट द थीफ। थीफ क्या था, भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। बेसिक सा क्वेश्चन है और हमें दिखेगा यार इसमें तो कोई एरर ही नहीं है, लेकिन एरर है ना इसमें। देखो द थीफ क्या नाउन है, इसी की बात चल रही है। हमने अभी पढ़ा कि प्रोनाउन हम यूज़ कब करते हैं, नाउन को रिप्लेस करने के। तो यहाँ पे द थीफ लिखने की जरूरत थी नहीं, यहाँ पे हम यहाँ लिखते थे हम हिम, और हमारा आंसर बन जाता कि द थीफ रैन अवे बट द पुलिस कॉट हिम, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ठीक है ना। तो एक तो बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। और बाकी मैंने आपको ऊपर करवा दिए पर्सनल प्रोनाउन क्वेश्चन, ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। उसमें पॉजेसिव प्रोनाउन भी बात करेंगे और पॉजेसिव एडजेक्टिव की भी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। दो वर्ड्स हैं, एक है प्रोनाउन और एक है आपका एडजेक्टिव। पोजेशन, देखो पॉजेसिव वर्ड दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है ओनरशिप, जिस पे आपका अधिकार है, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं पोजेशन। जब हम कहते हैं ना प्रोनाउन की बात करते हैं पॉजेसिव, इसका मतलब होता है कि जो नाउन की जगह आते हैं वर्ड, जैसे हम कहते हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, आर्स, ये क्या हमारे, ये सारे के सारे हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। वहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन के बारे में बताते हैं। देखो आपको एडजेक्टिव वर्ड से याद रखना, एडजेक्टिव का काम ही क्या होता है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करना, मतलब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, ठीक है। जैसे कि माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये क्या हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कॉन्सेप्ट को अच्छे से। मैं कहती हूँ दिस इज माई/माइन बुक। हमें लगता है दोनों सही है, दिस इज माई बुक, दिस इज माइन बुक,
गलत क्या ही है, लेकिन डिफरेंस तो है ना। देखो बुक क्या है हमारा, बुक इज अवर नाउन, और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आना चाहिए था, माइन आना चाहिए था कि माई आना चाहिए था। यहाँ पे दिस इज माई बुक आना था, ये माइन यहाँ पर गलत है, ठीक है ना, दिस इज माई बुक। वहीं अगर सेंटेंस को मैं लिख देती दिस बुक इज माई स्लैश माइन, तो सही कौन सा होगा अब यहाँ पे माइन सही होगा। ये बता रहा है हक की बात की ये मेरी ही किताब है, तो यहाँ पे जो माइन है सही है, यहाँ पे माई नहीं होगा। बहुत ही बेसिक सा रूल है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इट। मैंने कहा था पहले कि मैं करवाऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखो इट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर, आपको पहले वो समझना है। इट को भी दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। लिखा है मैंने यहाँ पे, एक लिखा है मैंने क्या, पॉजेसिव, और साथ ही मैंने लिख दिया है इट इज़, इट वॉज और इट हैज़। अब डिफरेंस क्या है, जब भी इट के साथ ही एस जुड़ा होता है ना तो इसको हम कहते हैं पॉजेसिव केस। ये वन का उल्टा होता है, जो हमें पोजेशन शो करता है, ठीक है ना। क्या कहा मैंने इसको, ये हमें शो करता है पोजेशन, पॉजेसिव केस है इट का। वहीं इट के बाद एस, एपोस्ट्रोफी एस आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका मतलब होता है इट इज भी, इट वॉज भी, इट हैज़ भी, डिपेंड करता है सेंटेंस में कैसे यूज़ किया है। जैसे मैं कहती हूँ इट्स रेनिंग आउटसाइड, इसका मतलब क्या, बाहर बरसात हो रही है। ये देखो इट्स का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब है इट इज रेनिंग आउटसाइड या इट वाज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है ना। इसको हमने इस तरह सेंटेंस में यूज किया हुआ है। वही एग्जांपल लिखिए, इट्स बीन अ ईयर सिंस आई मेट यू, मुझे लगभग कितना हो गया, 1 साल हो गया तुमसे मिले हुए, ठीक है ना। यहाँ पे ये इट का मतलब क्या, इट एपोस्ट्रोफी का इट हैज बीन, ये हैज़ क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि बीन लगा था और हम बीन का यूज कर, देखो हैज़ प्लस बीन, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म में। तो या बताओ मुझे कौन सा टेंस है यहाँ पर, ठीक है ना, इट हैज़ बीन में। आई होप समझ आ गया होगा। वहीं जब इट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग गया तो वो क्या शो करता है हमें, वो शो करता है हमें पोजेशन, ठीक है ना। इसके अलावा आप इट को और भी यूज कर सकते हो। कहाँ पे, इट का हम यूज करते हैं विद नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, टाइम को बताने में, आवर, ईयर, मंथ, वेदर, इन सब के साथ हम इट को लगाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ दिस इज जनवरी, ये गलत लिखा है ना। सेंटेंस क्या होता है, ये होता है इट्स जनवरी मंथ या इट्स जनवरी, जनवरी क्या है, मंथ है, ठीक है ना। वैसे ही इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इट का यूज कर लेते हो, ठीक है ना। ये होगा आपका इट वाला केस। अब नेक्स्ट जो केस है आपका वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वन का, यहाँ से एग्जाम में इस वन से ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वन से, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं भी अच्छे से। देखो एक होता है वन जिसका मतलब होता है एक, ये वन का मतलब है सिंगल, एक, ये भी प्रोनाउन है। एक है वंस, एपोस्ट्रोफी एस लग गया, ये जो है ना इसका मतलब होता है पोजीशन शो करना, ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है इससे, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, एक वन है हमारा, एक का मतलब है, देखो अब इस वन को हम सिंगल में यूज़ करते हैं। अगर वन के आगे मैं वंस लिख दूँ इसको तो ये हो गया प्लूरल में, जब हम नंबर की बात कर रहे होंगे, है ना। वहीं एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है क्या, दैट शोज पोजेशन। अब कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ वन बॉय डिड वंस स्लैश हिज वर्क। अब एक लड़का है ना, अब यहाँ पर एक लड़के की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि बॉय क्या है हमारा, बॉय इज नाउन, और है कितना, वो एक ही लड़का है। मतलब नंबर की बात, जब नंबर की बात करते हैं पे वंस नहीं आएगा ना, ये वंस गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, लड़का था तो हमने उसके लिए हिज यूज़ किया, लड़की होती है हम उसके लिए हर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखी मैंने, यहाँ लिखा है वन शुड डू वंस स्लैश देयर ड्यूटीज वन सेल्फ देम सेल्फ। अब देखो यहाँ पे जो इस वन का मतलब ना, ये लड़का लड़की से नहीं मतलब आ रहा है, इसका मतलब हर एक, हर कोई, इसमें हर कोई आ रहा है, हर एक, मतलब जितने भी हैं सारे के सारे आ रहे हैं, मतलब वो सिंगुलर में नहीं, वो प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं उसको, इस हर एक को, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या हमारा अब यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा ना, वन शुड डू वंस ड्यूटी। हमेशा ध्यान रखना जब भी ये कॉन्सेप्ट प्रोनाउंस का ही रहता है आपको, जब भी इसको हर एक की सेंस में यूज़ किया जाए ना वन को, तो इसका तो वंस लगाओगे आप। वहीं जब सिंगुलर की सेंस में यूज़ किया जाएगा, तो अगर इंसान जेंडर की सेंस में यूज़ किया जाएगा तो आपने हिज और हर से उसको जस्टिफाई कर देना है। देखो ड्यूटीज़ विद वन सेल्फ होगा अब आगे कि देम सेल्फ होगा, तो यहाँ पर होगा वन सेल्फ, वन का हमेशा हम वन ही यूज़ करते हैं। सेल्फ का मतलब क्या है, ये इसका हमने रिफ्लेक्सिव केस बना दिया, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वन के साथ आपने वंस लगाना है एज एन उसका
प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, और साथ ही में जब वन सेल्फ लग जाएगा तो वो क्या होगा, उसका रिफ्लेक्सिव केस बन जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड कैटेगरी, दैट इज ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है ना, इनडेफिनेट का देखो आपको सिंपल समझना है इसको भी कि एग्जाम में इसको कैसे यूज करना है। वही ऐसे प्रोनाउंस होते हैं ना इनडेफिनेट, जो खुद के लिए श्योर नहीं होते हैं। ठीक है ना, जो खुद के लिए श्योर नहीं होते हैं। जैसे हम कहते हैं एवरीवन वर्ड, हम कहते हैं समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये सम वन और बडी वाले जितने भी हैं ना वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, और इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, इस केस में जेंडर जब कंफर्म नहीं होगा आपने, तो आपने हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को प्रेफर करना है। अब क्या कहने का मतलब है, एग्जाम में क्वेश्चन देखो, ये वाले ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं आपको, लिखा है एवरीवन शुड डू स्लैश देयर ड्यूटी विद परफेक्शन। का है कि हर किसी को अपना काम परफेक्शन से करना चाहिए। वर्ड आपको देख के पहचानना, एवरीवन लिखा है मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन किसका है आपका, क्वेश्चन है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन का। और मैंने अभी कहा ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं खुद में कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए, क्योंकि खुद को लेकर श्योर नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, खुद को लेके श्योर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है देयर, तो आपको लगेगा एवरीवन मतलब हर कोई, तो अब देयर लगा के आओगे, लेकिन देयर यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे हिज होगा। वंस तो ऐसे भी नहीं होगा, है ना, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी विद परफेक्शन होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब देखो कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे मैंने, एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज डैश ओन टेस्ट। आपको यहाँ पे एरर की फॉर्म में क्या लगा दिया होगा, यहाँ पे लिख दिया होगा आपको देयर, क्योंकि यहाँ एवरी लगा है तो आप कंफ्यूज जाओगे कि इसका देयर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या आएगा आपका ऑप्शन हिज या हर। लेकिन जेंडर की जब बात ना की हो तो आप हमेशा प्रेफर करते हो किसको, मैस्कुलाइन जेंडर को प्रेफर करते हो। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये खुद में कंफर्म नहीं होते हैं, खुद में पर्टिकुलर नहीं होते, इसको हम सिंगुलर रखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, हिज लगाया, ना कि देयर लगाया। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो हमें रिफ्लेक्शन देते हैं सेंटेंस के अंदर, किसकी, इनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव को हम एम्फेटिक प्रोनाउंस के नाम से भी जाते हैं, क्योंकि ये एम्फोसिस देते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान का रखना है आपको, इनको पहचानने का तरीका क्या है कि इनके एंड में सेल्फ या सेल्फ्स लगता है। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, इनके एंड में हम क्या लगाते हैं, सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं। अब वो कैसे लगाएंगे, जब सिंगुलर होगा तो हम सेल्फ लगाएंगे, जब होगा प्लूरल तो हम सेल्फ्स लगा देंगे। ठीक है ना, जैसे कि मैं कहूँ आई मी माई सेल्फ, ही शी हर सेल्फ, फिर हिमसेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है ना, वहीं प्लूरल्स के साथ, देम के साथ देम सेल्फ, आवर के साथ आवर सेल्फ। ठीक है ना, आई होप क्लियर हो गया होगा कि इनको क्या कहते हैं हम लोग, जो खुद पर स्ट्रेस देने की बात करते हैं। स्ट्रेस देना इज एम्फोसिस, तो ये खुद पे स्ट्रेस देते हैं। और देखो इसको समझने का एक और तरीका आपको अच्छा रहेगा कि सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जब भी कोई एक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो सेम ही होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आई विल डू माई सेल्फ, ये आई के लिए हमने यूज़ किया ना उसको ऑब्जेक्ट माई, आई मी माई, है ना, मैं ये खुद से कर लूँगी। या ही डू हिज वर्क, या मैं कहूँ ये लिखा है यहाँ पे, ही डू हिज वर्क, वो खुद से कर लेगा, हिमसेल्फ। यू डू योर वर्क योर सेल्फ। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम ही है ना, तो हम क्या करते हैं कि आगे सेल्फ लगाते हैं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमें शो करते हैं सेंटेंस में, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस पैंडमिक, हमें खुद को इस पैंडमिक से बचाना चाहिए। देखो वी है ना, मतलब ज़्यादा की बात है, तो यहाँ पे आवर सेल्फ जो लगा है ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना आवर सेल्फ, तो ये सेल्फ तो हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, तो यहाँ पर नहीं आएगा। सेंटेंस क्या हमारा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, नेक्स्ट केस है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके, ईच अदर वन अनदर। जब भी हम ईच अदर कहते हैं तो हम दो के लिए यूज़ करते हैं, ओनली फॉर टू, ध्यान रखना ओनली फॉर टू। वही वन अनदर मतलब फॉर मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है ना, फॉर मोर देन टू।
एग्जाम्पल को देखो, द टू गर्ल हेल्प, दो लड़कियां थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर आ जाएगा। दो के लिए हमने अभी कहा ईच अदर यूज होगा। वहीं वी ऑल लव, वी मतलब बहुत सारे, तो वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, ठीक है ना, वी ऑल लव वन अनदर। क्वेश्चन क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हेल्प, ऑल लिखा है, हर बच्चे ने क्लास में हेल्प किया एक दूसरे को, तो यहाँ ईच अदर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वन अनदर आना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का केस। आई होप जितना मैंने आपको करवाया आज के लिए आपको समझ आया होगा, और जितने भी केस करवाए वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना इनको, क्या पता ये आपको एग्जाम में हेल्प कर जाए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।